नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महिला आरक्षण के नाम पर गुमराह करने की कोशिश बीजेपी की जारी है और जिस तरह से महिला आरक्षण पर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है वह बहुत घातक है। उतार दी है भारतीय जनता पार्टी ने और 2024 लोकसभा चुनाव हारने के बाद में स्मृति ईरानी भी आज मैदान में उतर गई। वही स्मृति ईरानी जो कभी गैस सिलेंडर का रेट 400-450 रुपया होने पर मनमोहन सिंह सरकार को चूड़िया भेजा करती थी, आज 4000 में और 2000 में सिलेंडर मिल रहा है तो सास बहू और साजिश बना रही है। सास भी कभी बहू थी, सीरियल कर रही है। खैर उस वक्त भी सीरियल करती थी, आज भी कर रही हैं, लेकिन महिला आरक्षण पर बहुत आक्रामक है। लेकिन सवाल यह है कि यह मोदी सरकार कांग्रेस को फोकस कर रही है कि कांग्रेस ने बिल पास नहीं होने दिया। महिला आरक्षण पर तो बिल था ही नहीं कि जो बिल पास हो। महिला आरक्षण का बिल तो 2023 में पास हो गया था और सदन का एक भी सिंगल वन व्यक्ति भी ऐसा नहीं था जो समर्थन नहीं किया था। यह रिकॉर्ड बन गया था भारत के सदन का कि हर एक व्यक्ति, पूरे 543 लोगों ने समर्थन कर दिया। तो फिर यह दूसरा महिला आरक्षण बिल कहां से आ गया? जब संविधान संशोधन बिल लाया गया तो उन दलाल मीडिया वालों को यह जानना चाहिए कि आखिर कैसे महिला आरक्षण संशोधन बिल कर रहे हैं। फिर दैनिक भास्कर कर रहा है नारी आरक्षण 2029 से तो नहीं मिलेगा, कह रहा है दैनिक जागरण कर रहा है विपक्ष के अड़ंगे से गिरा महिला आरक्षण संबंधी बिल। यह जो चीजें कही जा रही हैं, यह लोगों को जिस तरह गुमराह करने की कोशिश की जा रही है वह बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8:30 बजे, पीएम मोदी रात 8:30 बजे करेंगे देश को संबोधित। महिला आरक्षण पर कर सकते हैं बात। महिला आरक्षण बिल फेल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले उन्होंने विपक्ष पर महिलाओं के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। महिला का कैसे बात आ गया? यह बिल तो संविधान संशोधन था। संविधान संशोधन पर नरेंद्र मोदी को नहीं मिला तो फिर क्या? नरेंद्र मोदी के रात 8:30 बजे के भाषण को भी सुनना पड़ेगा कि कौन सा प्रपंच कर रहे, क्योंकि वह प्रधानमंत्री के नाम पर एक धब्बा तो बन ही गए हैं। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। एक प्रधानमंत्री की जो वजन होता है, जो जुबान होता है, जो काम होता है, कुछ भी नहीं बन सका, कुछ भी नहीं दिखा। प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री नहीं होता कभी भी। आप दर्शकों ने यह देखा कि कोई प्रधानमंत्री प्रधानी का भी चुनाव का प्रचार करेगा, बीएमसी का भी करेगा, नगर पंचायत का करेगा, विधानसभा का करेगा, लोकसभा का करेगा, हर चीज का करेगा। प्रधानमंत्री के पास और कोई काम नहीं है। 365 24/7 नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रचार में रहते हैं। इस देश का गृह मंत्री प्रचार में रहता है। देश कौन चलाएगा? देश चलाने के लिए चुना गया है या प्रचार करने के लिए? कौन ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो राजनीतिक दलों को गालियां देता है? कौन होगा ऐसा? कोई हुआ कभी कि राजनीतिक दलों को गाली देता हो, अपशब्दों का इस्तेमाल करता हो? लेकिन खुलेआम करते हैं। और चुनाव आयोग की तो बात करना मतलब टाइम वेस्ट करने के बराबर है। चुनाव आयोग तो उस लायक नहीं रहा कि उसे चुनाव आयोग के नाम से संबोधित भी किया जाए। न्यायपालिका से थोड़ी उम्मीदें थी, वह भी उम्मीदें खत्म हो गई और न्यायपालिका से भी कोई उम्मीद ही नहीं रही। केस लेकर के उनके पास जाना और अपना सर फोड़ लेना बराबर है। इंसाफ तो भूल जाइए कि जो पहले दो भाइयों में भी लड़ाई हो जाती थी तो लोग कहते थे कि हम कोर्ट में देख लेंगे। वह एक आस्था और विश्वास था। जैसे
लोग बीमार पड़ते हैं तो कहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं हॉस्पिटल में, उसे भगवान का दर्जा देते हैं, मानते हैं कि वह डॉक्टर हमारे बच्चे को या हमारे भाई को या हमारे पिता को बचा लेगा, उसके पास जाते हैं तो। लेकिन अब वह चीजें नहीं रही, और नरेंद्र मोदी ने जो भी वादे किए हैं एक भी पूरा नहीं किया। तो आज नरेंद्र मोदी जो करवा रहे हैं, जो प्रचार प्रसार चला रहे हैं, यह क्यों? क्योंकि इनका सबसे बड़ा सपना टूट गया। लेकिन यह संकट नहीं टला है, यह भी बात ध्यान रखिएगा आप दर्शक, संकट नहीं टला है। अभी संसद में यह पास नहीं हो पाया, संविधान संशोधन नहीं हो पाया। यह संविधान संशोधन गलत व्यक्ति के हाथ से अगर होगा तो इस देश को बहुत बड़ा संकट है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि इसका चुनाव आयोग का आप देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। क्या न्यायपालिका की आंखें फूट गई हैं? आंखें नहीं है, नहीं देख रहा। लेकिन चुनाव आयोग में की बातों को लेकर के आप न्यायपालिका में जाइए, चुनाव हो जाएंगे, सरकार के 5 साल के कार्यकाल पूरे हो जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा, फैसला नहीं मिलेगा। एसआईआर पर रोक लगाया क्या? करोड़ों लोगों के नाम कट गए, इसका जवाब मांगा क्या? अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि वह इस देश के नागरिक नहीं है, तो चुनाव आयोग को यह हक किसने दिया? किस संविधान ने दिया? नरेंद्र मोदी अपने घर में संविधान बनाए थे क्या? संविधान का ABCD भी मालूम है क्या ऐसे व्यक्ति को कि संविधान बनता भी कैसे है? नहीं मालूम। लेकिन जाति, उसने नागरिकता साबित की, नागरिकता पूछी, लेकिन क्या जिसे नागरिक नहीं माना करोड़ों लोगों को, गृह मंत्रालय ने क्या उन्हें इस देश से निकाला? क्यों नहीं निकाला? अगर वह इस देश के नागरिक नहीं है और आपने चुनाव आयोग को नागरिकता साबित करने की दी है, तो उस व्यक्ति को देश से क्यों नहीं निकाल रहे हो आप? क्यों हमारे दिए हुए टैक्स के पैसे से वह रहेगा? लेकिन ना, यह चुनावी प्रपंच और इस देश पर कब्जा करने की एक बहुत सोची समझी रणनीति और साजिश। ऐसे में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का ऐलान सुनकर के भाजपा बीजेपी की हवा टाइट हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने हर स्टेट में किया और उसका देखा देखी भाजपा ने किया, महिला आरक्षण, महिला आरक्षण, और विपक्ष तो पार्लियामेंट में भी कहा। अब लोकसभा टीवी क्या करता है कि सारे वीडियोस को डिलीट कर देता है, रोज का रोज डिलीट कर देता है कि वहां रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। अगर सोशल मीडिया में उसके वीडियो को लाइव न चला दिया जाए तो रिकॉर्ड ही इस देश को नहीं मिलेगा। और देश को यह बात समझना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन ने एक बहुत बड़ा काम, अपने आप को दांव पर लगा करके बहुत बड़ा काम किया है इस बिल को रोक करके। लेकिन अगर सिंपल मेजॉरिटी से अगर होना होता तो यह सरकार उसे पास करा ली होती। नायडू जैसे लोग बिक गए थे, लेकिन सिंपल नहीं था। 2/3 बहुमत की जरूरत थी और 2/3 बहुमत में 360 सीटों की जरूरत थी इसे, और वह चीज इसके पास नहीं थी, तो बच गया। लेकिन अब यह सरकार कहीं ना कहीं मध्यवर्ती चुनाव की तरफ बढ़ रही है। आज का नरेंद्र मोदी का 8:30 बजे का भाषण बड़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, उससे बहुत कुछ पता चलेगा। लेकिन जो बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, इससे यह पता चलता है अब 2029 तक यह इंतजार नहीं कर सकती, नहीं तो उसके पहले सरकार गिर गई अगर तो मुश्किल में आ जाएगी। क्योंकि इसे बहुमत भी नहीं मिला सदन में। 293 जो एनडीए गठबंधन के घटक दलों की संख्या है, 293 वोट भी इस सरकार को नहीं पड़े हैं। इसलिए इस सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और कहीं आने वाले सत्र में अविश्वास प्रस्ताव ला दिया और एनडीए गठबंधन के घटक दल अगर इधर से उधर हो गए तो फिर और मुश्किलें खड़ी हो जाएंगे। और नीतीश कुमार 20 तारीख को बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की डिप्टी पीएम बनाने की मांग पर जेडीयू की बैठक बुलाई गई है। नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बनने के बाद दिल्ली आए नहीं है, नीतीश कुमार पटना में ही है और 20 तारीख को बैठक और कड़े निर्देश जारी किए हैं नीतीश कुमार ने लोग सभी नेताओं को आने के लिए। नीतीश कुमार ने इतने कड़े किए हैं, कोई बीमार पड़ जाए, घर में कोई बीमार हो जाए, लेकिन बैठक में आना जरूर है, कोई बहाना नहीं चलेगा। जितने 85 एमएलए हैं, चाहे 12 सांसद हैं, चाहे प्रवक्ता हैं और
उच्च स्तरीय नेता जो हैं, जैसे महासचिव ऐसे होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष, सभी का रहना अनिवार्य है। ऐसे में क्या फैसला होगा, क्योंकि जो सदन के अंदर बहुमत नहीं मिला है, इस बात को लेकर के अब आशंकाएं बढ़ गई कि इंडिया गठबंधन की संख्या बढ़ रही है, एनडीए की संख्या घट रही है। अब ऐसे में यह सरकार कितने दिन की है, उसके बाद क्या होगा, सरकार गिर गई तो ऐसे में बड़े फैसले करने वाले हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी कर देंगे 18 सांसद के साथ मोदी को बाय बाय, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मोदी के ही, नायडू के ही सांसदों ने नहीं दिया है। और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के दौरान 278 वोट मिले हैं इसे, इसमें कहा जा रहा है कि यह सभी एनडीए के नहीं है, 278 भी एनडीए के नहीं है, जबकि 293 एनडीए के हैं, उसमें 278 मिला है और बहुमत का आंकड़ा 72 है। इसमें अलग निर्दलीय या जो फिर इंडिया गठबंधन के नहीं है, एनडीए के नहीं है, ऐसे लोगों ने भी इसमें वोट दिया है। इसका मतलब नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव, अपना प्रस्ताव खो दिए, बहुमत खो दिया है नरेंद्र मोदी ने, वह अल्पमत में है इसके हिसाब से। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसदों पर भी सवाल है कि वह बाय बाय कर दिए क्या मोदी को, या कर देंगे क्या, आने वाले वक्त में वो कर सकते हैं, जैसा उनके ऊपर प्रेशर अब बढ़ रहा है। साउथ के अंदर एक बड़े आंदोलन का आगाज हो गया था। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की नींव हिल जाएगी आंध्र प्रदेश में, मोदी नहीं बचा पाएंगे। और साउथ में सिर्फ आंध्रा नहीं है, उनके ऊपर पूरे साउथ का दबाव आ जाएगा और चंद्रबाबू नायडू के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। ऐसे में लोकसभा का मध्यवर्ती चुनाव करने की तैयारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लग चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन अगर मध्यवर्ती चुनाव हो गया तो इंडिया गठबंधन के घटक दल हो, चाहे जो भी भाजपा के अलावा हो, हर किसी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और इस देश का लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा और संविधान भी बदल जाएगा, मनुस्मृति लागू हो जाएगा, आरएसएस का संविधान चलेगा। फिर इस देश के अंदर सिर्फ ठाकुर और ब्राह्मणों के अलावा किसी के लिए भी स्पेस नहीं मिलेगा अगर ऐसा हो गया। और यह सब कुछ नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं और आरएसएस की मंशा को पूरा करने के लिए। उसके लिए जिसने 52 सालों तक इस देश के झंडे को स्वीकार नहीं किया, वह राष्ट्रगान क्या क्या, वंदे भारत, वंदे मातरम, क्या क्या की बात करता है। लेकिन दो चीजें और, कि पीएम मोदी का इस्तीफा कभी भी हो सकता है ऐसे ही चलता रहा तो, क्योंकि नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। इसके लिए मध्यवर्ती चुनाव करके और अमित शाह को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाकर खुद राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने की एक कवायद होगी 2027 में। आज के भाषण बहुत कुछ लेने वाले हैं। ऐसे में नीतीश फैसला बदलेंगे, रातों रात फैसला। 85 एमएलए 12 सांसदों के साथ नीतीश कुमार 20 अप्रैल को करने वाले हैं। इस बैठक को बहुत अहमियत दी जा रही है और इस बैठक को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बेचैन है और परेशान है। देखना और इंतजार इस बात का होगा कि नीतीश कुमार का फैसला क्या होता है। लेकिन नीतीश कुमार को जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं देगी। अगर देना होता तो सीएम की कुर्सी से नहीं हटाती। नरेंद्र मोदी अपने कुर्सी का बंटवारा कभी भी नहीं करेंगे। उसके लिए किसी को भी कुर्बान करना पड़े, बलि का बकरा बनाना पड़े, वह बना देंगे। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि मोदी बहुत बड़े संकट में है। भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चली है संसद में बहुमत खो बैठने के बाद। इस बिल ने इन लोगों के सपने को चकनाचूर कर दिया है। जो सपना सजाया था इन लोगों ने, सारे सपने चकनाचूर हो गए। इसके बाद भी घटक दल अगर न समझे तो लानत है ऐसे नेताओं पर। और मीडिया अपने आप को इनके सामने पूरी बिछ गई है, जो कहते हैं वही चलती है। बताइए, संविधान संशोधन की बात है और महिला आरक्षण की हेडलाइन चल रही है। सोचिए कि देश कहां से कहां जा रहा है, जनता को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है, इस बात को समझिए। और वह अंधभक्त
इतनी अंधभक्ति में लीन है, जिनकी आंखें फूटी हुई हैं कि वह इनके लपेटे में अभी भी आ रही है। और अब सामत तो सोशल और डिजिटल मीडिया की भी आने वाली है, क्योंकि इस बिल से हारने के बाद जिस तरह से बौखलाए हुए हैं, किसको कब टारगेट करेंगे, क्या करेंगे, कितनी प्रताड़ित करेंगे, कोई जानता नहीं है। एक सवाल उठाना और पूछना भी बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। इनकी बौखलाहट बता रही है, बेचैनियां बता रही है।